हेलो, नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैंने कहा था कि 7 बजे लाइव आऊंगी, लेकिन आधा घंटा ऊपर हो गया, 7:30। ऐसे थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 7 बजे लाइव रहूंगी, और लाइव में रहूंगी जो अभी उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा तांडव रैली 24 अक्टूबर को निकाली गई उसके संबंध में, और उसके बाद तुरंत केदारनाथ उपचुनाव में जो हमारे कैंडिडेट घोषित हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए आज मैं लाइव आई हूँ। यदि आप इस लाइव को भी शेयर कर दें तो थोड़े और व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। 24 अक्टूबर 2024, 24 साल। जी, कई लोगों का कहना है कि जो यूकेडी की तांडव रैली थी वो सफल रही, लेकिन सही मायनों में मुझे लगता है वो अभी सफल नहीं हुई, क्योंकि मुद्दे अभी जस के तस हैं। मैं उन सभी संगठनों का आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने इन मुद्दों पर उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन दिया, और उन सभी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगी, और उन सभी उत्तराखंड वासियों का, राज्यवासियों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने इस तांडव रैली को एक सफल रैली में कन्वर्ट किया। उत्तराखंड की जनता ने हमें दिखा दिया कि भू कानून और मूल निवास सिर्फ हमारी मांग नहीं है, बल्कि ये हमारी आवश्यकता है। आज उत्तराखंड के अंदर जो स्थिति मूल निवासियों की हो रखी है उसका एकमात्र सॉल्यूशन भू कानून और मूल निवास 1950 है। तांडव रैली, तांडव से तो अच्छे अच्छों के सिंहासन डोल चुके हैं, तो पक्का मुझे लगता है कि इस तांडव रैली से भी कुछ ना कुछ असर इन सरकारों पर जरूर होगा। तांडव रैली के घोषणा के तुरंत बाद ही केदारनाथ के उपचुनाव भी घोषित हुए, और आज हमें दुख है कि जो केदारनाथ की जो विधायिका हैं उनका असमय जो देहांत हुआ उसका हमें दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं केदारनाथ के उपचुनाव जो हैं वो एक उत्तराखंड की जनता के लिए एक मौका है अपना आक्रोश दिखाने का। यदि जनता आक्रोशित है तो कहीं ना कहीं इस आक्रोशित जनता को अपनी वोट की ताकत से ये दिखाना पड़ेगा कि भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दे हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जी, जनता का जो आक्रोश है, मुझे लगता है कि वो आक्रोश जब तक हम वोट में तब्दील नहीं करेंगे तब तक सड़कों पे संघर्ष जो है वो कोई मायने नहीं रखता। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अपना जो कैंडिडेट है वो घोषित कर दिया है, और इस बार केदारनाथ में हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, और पूरा संगठन इस चुनाव को ईमानदारी के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। केदारनाथ से हमारे कैंडिडेट डॉक्टर आशुतोष भंडारी हैं, जो एक युवा हैं और साथ ही पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने केदारनाथ में उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और एक डॉक्टर से बेहतर पहाड़ की स्वास्थ्य स्थिति को कौन समझ सकता है। जब उन्होंने वहां की स्वास्थ्य स्थिति को देखा तो उन्होंने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला लिया, और काफी टाइम से वो इन सब कार्यों में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने देखा कि एक बड़ी मात्रा में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन दिया, उत्तराखंड क्रांति दल को सड़क पर समर्थन दिया। अब मुझे लगता है बारी है इन मुद्दों को विधानसभा में समर्थन देने की। सड़क पर समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि हम 24 वर्षों से देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आंदोलन सड़कों पर होते आए हैं, लेकिन सड़क समाधान नहीं है। हमें ऐसे प्रतिनिधियों को विधानसभा, संसद में भेजना पड़ेगा जो इन मुद्दों पर आवाज बुलंद करे, जो भू कानून, मूल निवास और जी सतीश सर ने बिल्कुल सही कहा, गैरसैंण राजधानी जैसे मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर सके। क्योंकि जिन भी प्रतिनिधियों को आज तक हमने वहां संसद में या विधानसभा में भेजा है, उन्होंने इन मुद्दों को हमेशा से ही गौण करने की कोशिश की है, इन मुद्दों को चुनाव के टाइम पे गायब करने की कोशिश की है। हमने देखा है कि 24 वर्ष बीत गए
और 5 विधानसभा चुनाव चले गए, लेकिन जो हमारे मुख्य मुद्दे थे आज तक भी उनके लिए हम सड़कों पर संघर्ष ही कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता के पास अभी समय है, हम लोगों के पास अभी समय है कि हम इस स्थिति से उबर सकें, क्योंकि काफी कुछ लुट चुका है, लेकिन इतना भी नहीं लुटा कि हम लोगों के पास समय नहीं है। और मुझे लगता है कि समय के साथ ये मुद्दे भी अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि तब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यदि आज भी हम लोग नहीं जगे, हम लोगों ने इनको वोट का मुद्दा नहीं बनाया, हमने वोट देकर इन सरकारों को ये नहीं समझाया कि हमारे जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, वो भू कानून, मूल निवास, राजधानी गैरसैंण, अपनी परिसंपत्तियों पर अधिकार, ये मुद्दे जिन्हें 24 साल में सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए था, पर आज ये मूल निवासियों के बेनिफिट में आना चाहिए था इन सब चीजों को। लेकिन बेनिफिट तो दूर की बात छोड़िए, आज यहाँ मूल निवासी यहाँ पे टिक नहीं पा रहा है, उसके अधिकार उसके नहीं हैं। राज्य बनाने के लिए 42 शहादतें हुई थी, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी ऐसे जुनूनी लोग उत्तराखंड के अंदर हैं जो आज भी शहादतें देंगे। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। हम क्यों शहादतों का इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों नहीं वोट देकर इन सरकारों से अपनी मांगे मनवा रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसा प्रतिनिधि संसद में भेज रहे हैं, विधानसभा में भेज रहे हैं, जो इन मुद्दों पर आवाज मुखर करे? लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो अंदर लोग हैं, वो लगातार सड़कों पर इन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। विधानसभा में आवाज इन मुद्दों पर उठनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। केदारनाथ में उपचुनाव का परिणाम जो है वो इसी आक्रोश का परिणाम होना चाहिए। यदि हम दोबारा इनको वोट देकर जिताते हैं तो इन मुद्दों का सड़कों पर बैठकर, सड़कों पर जो संघर्ष है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि 24 साल से हमने देखा कि जैसे ही चुनाव का समय आता है, अन्य मुद्दे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, और उनको दरकिनार करने का आज नतीजा हम लोग देख रहे हैं। हमारे जो सरकारें हैं वो अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित हैं, उन मलिन बस्तियों को लेकर चिंतित हैं जिनके लिए वो 3-3 साल का अध्यादेश ला रहे हैं। एक पार्टी कहती है हम उनका नियमितीकरण करेंगे, दूसरी पार्टी कहती है कि हम उनको 3 साल और आगे अध्यादेश लाके उनको सेटल करेंगे। उत्तराखंड के मूल निवासियों का क्या, जो कई वर्षों से जिनके बाप दादा इस उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं, आज उनका पलायन हो रहा है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो मलिन बस्तियां हैं वो इनके लिए एक बड़ा वोट बैंक है। आज कांग्रेस बड़ा सपोर्ट उन लोगों को कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी इन चीजों में इन्वॉल्व है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इन बस्तियों को बसाया है अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में। क्योंकि कभी 60 लाख की आबादी वाला उत्तराखंड राज्य आज 1 करोड़ से भी ऊपर इसकी आबादी हो चुकी है आखिर, और वो भी जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि पहाड़ों से पूरा पलायन हो चुका है। तो आखिर कौन लोग हैं जो उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं? और जब इस तरह के लोग, जब क्रिमिनल पद्धति के जो लोग हैं वो उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद यहां से भू कानून हटा दिया जाता है। भू कानून में जो संशोधन किया, जिसके कारण कोई भी यहां पर जितनी मर्जी जमीन खरीद सकता है, तो क्रिमिनल्स तो आएंगे ही। और मैदानी क्षेत्र तो आप समझ लीजिए हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों पर आज बहुत आवश्यकता है भू कानून लगाने की। उत्तराखंड के मूल निवासियों को बाघ खाए, भालू खाए, उनके लिए कोई नीतियां यहां पर नहीं बनती। केदारनाथ की ही बात करूं तो एक पर्यटन क्षेत्र होने की वजह से वहां पर हमने देखा कि वहां पे जब पुनर्निर्माण हुआ तो वहां पर जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। जब तीर्थयात्री बढ़े तो सरकार की इनकम भी बढ़ी। तीर्थयात्री बढ़ेंगे
तो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। वहां पर जो रिजॉर्ट खोल के बैठे हैं उन लोगों की भी इनकम बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े अगर आपको बताऊं तो जो रुद्रप्रयाग है वो वहां की प्रति व्यक्ति आय सारे जिलों में सबसे कम है। तो ऐसा क्यों है? जब इतने ज्यादा तीर्थयात्री वहां पे बढ़ रहे हैं तो वहां के लोगों की इनकम इतनी कम क्यों है? क्योंकि मूल निवास 1950 नहीं है। जब हमारे लोगों को किसी काम में प्राथमिकता ही नहीं दी जा रही है, और प्राथमिकता उन लोगों को दी जा रही है जो पैसे वाले लोग हैं, जो आके यहाँ पे पहाड़ के पहाड़ खरीद सकते हैं, जब उन्हें प्राथमिकता मिलेगी तो हमारे लोग तो पलायन करेंगे ही ना। हमारे लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो तो कम होगी ही। जिस प्रकार से समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को मिला, इससे ये चीज तो साफ है कि उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि हमारे मुख्य मुद्दों पर कौन लड़ रहा है और किसे हमें समर्थन देना है। उत्तराखंड में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मूल निवास 1950 न होने का क्या नुकसान है, और जब यहाँ की जो नौकरियां हैं उसमें मूल निवास 1950 लागू ना करने का ये नुकसान हो रहा है कि यहाँ के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिल रही। यहाँ के लोगों को यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, पानी का कॉन्ट्रैक्ट हो, अन्य किसी चीज का, सोलर पैनल का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के मूल निवासियों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। यदि मूल निवास 1950 होता है और उनको प्राथमिकता दी जाती है इन कामों में, यदि उनको इन कामों में प्राथमिकता दी जाती है तो उनके पास रोजगार और स्वरोजगार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर मूल निवासियों को भगाने का पूरा प्लान है। आप देखिए, पहले मूल निवास 1950 के साथ संशोधन किया गया, वहां पे स्थायी निवास किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि भू कानून हटा दिया गया। 2018 में भू कानून में संशोधन किया जिससे कोई भी आके यहाँ पर जितनी मर्जी। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा नेट की मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहती हूं कि सड़क पे संघर्ष में साथ देना बहुत अच्छा है, लेकिन वही साथ अब हमें विधानसभा में भी चाहिए। आप लोगों को अपने वोट की ताकत दिखानी होगी, और उपचुनाव, केदारनाथ का उपचुनाव आपके आक्रोश का एक परिणाम होगा। जब तक हम अपनी ताकत को वोट की ताकत में नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और दोनों की ही नीतियां उत्तराखंड के विरोधी हैं, उत्तराखंड के मूल निवासियों की विरोधी हैं। आज भी अगर कांग्रेस जगह जगह पर यह कहती फिरती है कि भू कानून नहीं है, मूल निवास नहीं है, तो कांग्रेस से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके विधायक विधानसभा में कितनी आवाज उठाते हैं इन चीजों को लेकर। वो तो बल्कि गैरसैंण जाने के लिए साइन कर देते हैं कि हाँ, इस बार हम भी गैरसैंण नहीं जाएंगे, बहुत ठंड है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो राष्ट्रीय दल हैं, ये उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके हक में काम नहीं कर रहे हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि 24 वर्षों से ये दोनों ही पार्टियां क्यों इन मुद्दों पर चुप हैं। जिन परिसंपत्तियों के मामले को राज्य बनने के तुरंत बाद सॉल्व हो जाना चाहिए था, वो परिसंपत्तियों के मामले आज तक निलंबित पड़े हैं, जिसका भारी नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। जो उत्तराखंड पे कर्ज है, जो उत्तराखंड के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, यहाँ के एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है, उसका नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि केदारनाथ उपचुनाव में इस बार अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत करें और अपने क्षेत्रीय दल को वोट करें। इसी के साथ अभी लाइव खत्म करती हूं, और यदि आपके कोई सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हरीश जी, आपने सही कहा, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, गैरसैंण होनी चाहिए। लेकिन गैरसैंण, ये तो पहाड़ विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये क्यों पहाड़ की राजधानी गैरसैंण में बनाएंगे? सोचिए, हमारी स्थिति देखिए कि 24 वर्षों के बाद भी हम आज तक, हमारे पास कोई स्थायी राजधानी नहीं है। आप किसे अपनी राजधानी कहेंगे? देहरादून में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। देहरादून की भी अगर हम बात करें तो हम यहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ों पे कोई सुविधा नहीं है, तो पहाड़ों पे तो ऑलरेडी हम लोग अल्पसंख्यक हैं। तो इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। इन मुद्दों को विधानसभा में डिस्कशन पर ले जाने के लिए हमें
उत्तराखंड क्रांति दल के कैंडिडेट को वोट करना पड़ेगा। अब हमारे कुछ साथी हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि गैरसैंण की रट छोड़नी पड़ेगी, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि गैरसैंण भावनाओं की राजधानी है और पहाड़ की राजधानी यदि पहाड़ में होती है तो पहाड़ का डेवलपमेंट होगा। आज आप गैरसैंण, जहां पर इतना मूर्ख बनाया गया जनता को, आप गैरसैंण जाके देखिए, वहां पर कच्ची सड़क है। आज तक वहां पे सड़क नहीं पहुंचा पाए। सारी दुनिया में ये सड़क पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये गैरसैंण में सड़क नहीं पहुंचा पाए। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि ये सड़कें सिर्फ वहीं पहुंचाते हैं जहां पे इनके चहेतों ने जमीनें खरीदी होती हैं, जहां इनके चहेतों ने पहाड़ खरीदे होते हैं। जी बिल्कुल, केदारनाथ जैसे धाम में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शराब और मांस मदिरा पहुंचाई जा रही है, जो कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। केदारनाथ बाबा कभी इन लोगों को देखे, इसका रिजल्ट इनको जरूर मिलेगा। मुझे लगता है इस बार जनता को ये चीजें सोचनी होगी कि केदारनाथ हमारे ईष्ट हैं, केदार बाबा हमारे ईष्ट हैं, और उनके स्थान पर यदि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ मैं आज की लाइव खत्म करती हूँ और एक बार फिर आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि केदारनाथ में जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर आशुतोष भंडारी, उन्हें इस बार वोट दीजिए और उन्हें विधानसभा पहुंचाइए ताकि वो क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में उठा सके। तो चलिए फिर दोबारा आपसे मिलते हैं जल्दी ही, और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी उत्तराखंड क्रांति दल के विचार जान पाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड।